आम आदमी पार्टी के बागी नेता राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल अब भगवाधारी हो चुके हैं, यानी कि बीजेपी का दामन थाम लिया है। हालांकि हरभजन सिंह, विक्रमजीत साहनी और राजेंद्र गुप्ता के बारे में सस्पेंस कायम है। इन लोगों ने अभी अपनी जुबान से कुछ नहीं बोला है। इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल राज्यसभा सदस्य बने रहेंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या वो दल बदल कानून के दायरे में हैं? इस मामले में आप के सांसद संजय सिंह ने हुंकार भर दी है कि वो राज्यसभा के सभापति से अपील करेंगे कि इनकी सदस्यता खारिज की जाए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राघव चड्ढा कैंप ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है? इन सबके बीच भारत में दल बदल कानून क्या है और उसका इतिहास क्या है, उसे जानना भी दिलचस्प है। इसके लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। 1960 और 1970 के दशक में भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों का दौर बढ़ा। इस दौरान कई राज्यों और केंद्र में सरकारें सांसदों और विधायकों के दल बदलने से गिरने लगी। 1967 के बाद राजनीति में आयाराम गयाराम शब्द काफी लोकप्रिय हुआ। इससे जुड़ी एक घटना की चर्चा आज भी होती है। 1967 में हरियाणा के विधायक गयालाल के नाम पर इस शब्द का इजाद हुआ, जिन्होंने महज 15 दिनों के भीतर 3 बार अपनी पार्टी बदल दी थी। इसी घटना के बाद दल बदल कानून की जरूरत महसूस हुई, यानी कि यह उस दौर की राजनीति का प्रतीक बन गया जब नेता बहुत तेजी से पार्टी बदल रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक 1967 से 1971 के बीच बड़ी संख्या में विधायक और सांसद अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए थे। राजनीतिक अस्थिरता और सरकारों के टूटने की घटनाओं ने संसद को कानून बनाने पर मजबूर किया। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। इसे 1985 में, यानी कि जब राजीव गांधी की सरकार थी, उस समय 52वें संविधान संशोधन के जरिए लाया गया था और इसका मकसद यही था कि आयाराम गयाराम की जो संस्कृति है, जो राजनीति है, उस पर लगाम लगे। साथ ही साथ जो निर्वाचित सदस्य हैं, जब वो अपनी पार्टी बदलते हैं और उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो उसको रोका जाए। सरल शब्दों में कहें तो यह कानून उन जनप्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान करता है जो चुनाव जीतने के बाद अपनी मूल पार्टी को धोखा देते हैं। अब एक बार फिर बात करेंगे राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा का पूरा दावा एक खास तकनीकी नियम पर टिका है। दल बदल कानून का सबसे अहम हिस्सा 2/3 नियम है। यही नियम मौजूदा राजनीतिक विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा में भी है। शुरुआत में कानून में 1/3 सदस्यों के अलग होने पर राहत का प्रावधान था। इसको सामान्य तरीके से आप ऐसे समझिए कि जैसे किसी पार्टी में 10 सांसद हैं, तो पहले यह व्यवस्था थी कि अगर 3 सांसद उससे हटते हैं तो वो दल बदल के दायरे में नहीं आते थे। और लेकिन ये कि उसका दुरुपयोग भी बड़े पैमाने पे हुआ। फिर जाकर के 91वें संविधान संशोधन के जरिए इसे बदला गया और 1/3 नियम के जगह पर 2/3 नियम को लाया गया। मसलन उदाहरण के तौर पर कि अगर किसी पार्टी के 10 सांसद हैं, तो अगर वो बदल करते हैं तो कम से कम उनके पास 7 विधायकों का या सांसदों का होना जरूरी है। राघव चड्ढा का दावा है कि उनके साथ 7 सांसद हैं, जो कि 2/3 के आंकड़े को पार कर जाता है। अगर यह साबित हो जाता है तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा और उनकी सांसदी बची रहेगी। इस कानून के तहत अयोग्यता का जो फैसला है, उसका पूरा अधिकार सदन के सभापति, यानी कि राज्यसभा के मामले में सभापति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के मामले में स्पीकर के पास होता है। राघव चड्ढा ने पहले ही दस्तावेज सभापति को सौंप दिए हैं। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट है। 1992 के की हो तो होलोहन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि सभापति का निर्णय अंतिम नहीं है और उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर सभापति किसी दल बदल के बाद, मतलब 2/3 सांसद को लेने के बाद किसी दल में मर्ज होते हैं और सभापति उनको अयोग्य नहीं ठहराता है, फिर भी वो मामला अदालत में जा सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है। दल बदल कानून से जुड़े फैसलों पर अदालत की नजर रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के
कि होतो होलोहन मामले में कहा था कि अध्यक्ष या सभापति का फैसला अंतिम जरूर है, लेकिन उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। मतलब अगर किसी पक्ष को लगता है कि निर्णय गलत है तो वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और शायद संजय सिंह इसी कानूनी जो उपाय है उसकी बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो इसको चैलेंज करेंगे। इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। दल बदल कानून संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है। इसका मतलब यह है कि सांसद और विधायक दोनों इसकी सीमा में आते हैं। अगर कोई सदस्य इन परिस्थितियों में पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। मसलन सांसद या विधायक अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या सार्वजनिक रूप से दूसरी पार्टी का समर्थन करने लगता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। पार्टी व्हिप के खिलाफ मतदान, अगर कोई सदस्य सदन में अपनी पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट करता है या वोटिंग से दूरी बनाता है तो भी कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो वह भी अयोग्यता का सामना कर सकता है। मनोनीत सदस्य अगर शपथ लेने के 6 महीने के बाद किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता पर भी असर पड़ सकता है। तो यानी कि यह मामला बेहद दिलचस्प है। एक तरफ राघव कैंप का दावा है कि उसके पास 7 सांसदों का समर्थन है, हालांकि 4 को लेकर के अभी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता, खासतौर से संजय सिंह हो या दूसरे नेता, वो तीखे तौर पर हमला कर रहे हैं कि हम इस पर न सिर्फ सदन में बल्कि सदन के बाहर यानी कि कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट या सुझाव को इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।